सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करते हैं आप सभी का मैरीगोल्ड के इस स्पेशल एपिसोड में। स्वागत है आज़ादी की उस बुलंद सोच में जिसमें हर इंसान, हर आशावादी इंसान हर रोज़ एक नई सुबह देखता है। स्वागत है आपका ज़िंदगी के उन रिश्तों की अहमियत में जो हमें बांधने के बजाय बंदिशों से आज़ाद कराने का एहसास दिलाता है। रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां इस देश का आम आदमी सड़कों में नंगा सा रहता है। इस दौर में भी, इस हालात में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। आप सभी का आज़ादी के सबसे बड़े सेलिब्रेशन में स्वागत करते हैं और शो की शुरुआत करते हैं लखविंदर वडाली से। वाघा बॉर्डर में मनाया गया हर साल की तरह एक बड़ा जश्न। आप भी डालिए इस पर एक नज़र। भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुई दुश्मनी के कारण रिश्तों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। यह हिंदी पाक दोस्ती मंच की ओर से पिछले 18 वर्षों से किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है। हिंदी पाक दोस्ती मंच की ओर से किए गए प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के लोगों में संपर्क बढ़ा है, लेकिन दोनों मुल्कों की सरकारें इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर देती हैं। यही कारण है कि दोनों मुल्कों की आवाम की आवाज़ को दबा दिया जाता है। फोकलोर रिसर्च अकादमी के मुखी रमेश यादव के मुताबिक दोनों देशों की सरकारें चाहती ही नहीं कि आवाम एक हो, इसलिए जब हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो वीज़ा नहीं देते और जब वो यहाँ आना चाहते हैं तो हम वीज़ा नहीं देते। उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों मुल्क आपस में शांति बहाल रखें तो साउथ एशिया में इनसे बड़ी ताकत कोई नहीं होगी। वहीं इस मौके पर पहुंचे SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि दोनों मुल्क आपस में शांति बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों मुल्कों के बीच शांति बहाल होगी। कुछ दूरियां दुश्मनां ने पाईयां हुई हैं, लेकिन मैनू पूरी आस है, पूरी उम्मीद है कि साडे इन्हां साथियां दियां जिहड़ियां 18 साल तो ये कोशिशां कर रहे हैं, मैं समझदा कि ये कोशिशां बिल्कुल कामयाब होणगियां। देखो, लोग चाਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, लेकिन जो ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ आपस च दोवां देशों की जी दोस्ती पई है और अगे भी साड़ी ये संगीतक खेत्र च होने के नाते साड़ी ड्यूटी भी बनती है और कोशिश करांगे कि होर लोग जुड़ सकन और इसी तरह ही अमन शांति प्यार दे नाल रहन। हिंद पाक दोस्ती मंच की ओर से कराए गए सभ्याचारक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे गायक लखविंदर वडाली ने कहा कि हिंद पाक दोस्ती की ओर से यह प्रयास किए जा रहे हैं, उनके काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक वह एक कलाकार हैं और कलाकारों की हमेशा कोशिश होती है कि प्यार और मोहब्बत दुनिया में बांटते रहें। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन दोनों मुल्कों में आपसी प्रेम जरूर बढ़ेगा। अमृतसर से कैमरामैन सिकंदर और राजन गोसाई के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज़। आज़ादी का नाता सिर्फ मुल्क या इंसान से नहीं होता, बल्कि कला और आज़ादी का भी एक गहरा रिश्ता होता है। अगर कलाकार एक रूढ़िवादी सोच से आज़ाद हो जाए तो वही सही मायने में कलाकार होता है। इसी तरह से एक बार फिर से पंजाबी कलाकार राणा रणबीर उतर रहे हैं रंग मंच पर, पाश की जिंदगी को और पाश की सोच को लेकर अपने नाटक के जरिए। तो किस तरह का ये नाटक है और कहां देखने को मिलेगा, जरा यहां देखिए। महंगाई के इस अजोके दौर में जदों बहुते कलाकार मंडी का हिस्सा बन के फिल्म नगरी वाल कूच कर रहे हैं, तो अजिहे आलम विच कुछ कलाकार अजिहे भी ने जिन्हां ने रंगमंच का दीवा लगातार बलदा रखिया। रंगमंच ने इन्हां खैर खुआहां विच अनीता शब्दीश एक वड्डा नाम है। अनीता शब्दीश के नाल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक होर चर्चित चेहरा राणा रणबीर भी रंगमंच के खेतर विच मुड़ तो सरगर्म हो गया।
ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਲੋ ਪਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕ 2 ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਜਾਵੇ, ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਣ ਔਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਪੋਇਮ, ਹਰੇਕ ਲਿਖਤ ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਮੰਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਸੀਂ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੋਇਟਰੀ ਬੇਸਡ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਰੰਗਮੰਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਨੇ ਕਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਪਨ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸੱਗੂ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। जहां हमारे देश में बहुत सी कमियां ढूंढते हैं लोग, तो वहीं इस पर गर्व करने और इसकी तारीफ करने की भी बहुत सी वजहें हैं, जैसे कि उनमें से एक है बॉलीवुड। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस में और जानते हैं कि क्या हैपनिंग और हॉट चल रहा है आजकल। लगता है आजकल सलमान खान का मूड काफी अच्छा चल रहा है, जिसके चलते वो अपनी पुरानी सारी कड़वी बातें भूलकर कोई मौका नहीं छोड़ रहे किंग खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में। जहां 1 महीने पहले दिखाई दिए थे दोनों एक दूसरे को गले मिलते हुए, वहीं एक बार फिर मीडिया के सामने कर दी सलमान ने अपने पुराने जिगरी यार शाहरुख की तारीफ। सलमान का कहना है कि शाहरुख की अपकमिंग मूवी हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर है किक एस। बाकी अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस पर कितनी धमाल मचा पाएगी SRK की HNY यानी कि हैप्पी न्यू ईयर, और क्या ये सलमान की किक के 200 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं। अब तक की मोस्ट अवेटेड और आज की बिग रिलीज एक्शन मूवी है अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स, जो कि 2011 की सिंघम का ही रीमेक है। इसमें एक बार फिर से ऑनेस्ट और फियरलेस कॉप बाजीराव सिंघम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अजय देवगन, जिन्हें अब इंस्पेक्टर से प्रमोट करके DCP बना दिया गया है, और इस बार वो अमोल गुप्ते यानी कि डॉजी गॉडमैन के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। तो वहीं करीना कपूर दिखाई देंगी इस फिल्म में बाजीराव की लवर का किरदार निभाते हुए, जिसका नाम होगा काव्या भोसले। मूवी को और दिलचस्प बनाने के लिए यो-यो हनी सिंह का लिया गया है एक गाना आटा माजी सटकले, जिसे आजकल आप हर जगह सुन रहे हैं। रोहित शेट्टी जो कि डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि करीना चाहती थी कि यो-यो का एक गाना लिया जाए मूवी में, क्योंकि वो खुद यो-यो की काफी बड़ी फैन है। अब देखना ये है कि हर फिल्म की तरह यो-यो का गाना आने पर कितना प्लस फैक्टर मिलता है इस फिल्म को, और साथ ही साथ फिल्म क्या खास दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर। वेडनेसडे को शुरुआत का इंटरवल के नाम से रखी गई थी एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की इनॉग्रेशन, जहां रणबीर भी पहुंचे थे, और जब उन्हें पूछा गया कि किस पे बनाना चाहेंगे वो एक शॉर्ट फिल्म, तो इस बॉलीवुड के हैंडसम हार्टथ्रॉब का कहना था कि वो अपने दादा राज कपूर, जो इंडिया के बहुत ही फॉर्मिडेबल एक्टर हैं, उन पर बनाना चाहते हैं एक शॉर्ट फिल्म, क्योंकि रणबीर को लगता है कि उनके लेजेंडरी ग्रैंडफादर की लाइफ थी काफी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग। बिग बॉस सीजन 7 की विनर और पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटी गौहर खान होस्ट करने जा रही हैं यो-यो हनी सिंह के मोस्ट अवेटेड म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार को, जिसके लिए गौहर काफी एक्साइटेड भी हैं। बस तो ये भी है कि यो-यो ने गौहर को खुद ही एंकरिंग के लिए सिलेक्ट किया है। वहीं इस शो में रैपर हनी सिंह जज का मेंटोर दिखाई देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ये शो रिप्लेस कर सकता है स्टार प्लस के मच हाइप्ड कॉमेडी शो मैड इन इंडिया को। आंध्र प्रदेश में जाने माने इंडियन फिल्म एक्टर और हिंदी फिल्म सिनेमा के किंग ऑफ कॉमेडी
जॉन प्रकाश राव यानी कि जॉनी लीवर का है आज बर्थडे। जॉनी अपने अब तक के 34 साल के करियर में 300 से भी ज्यादा मूवीज कर चुके हैं और 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो चलिए हम भी विश करते हैं जॉनी को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कोचरिया के बाद सुपरस्टार रजनीकांत लेकर आ रहे हैं अपनी अपकमिंग मूवी लिंगा, जहां अनुष्का शेट्टी कर रही होंगी रजनीकांत के साथ लीडिंग रोल। के.एस. रविकुमार कर रहे हैं इसे डायरेक्ट और बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा भी कर रही हैं एक बड़ा रोल। आज इंडिपेंडेंस डे को जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे क्या आप जानते हैं हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में देसीपन तो जरूर रहता है। चाहे 5 स्टार होटल में जाकर जितना मर्जी इटालियन खा ले, लेकिन जो मज़ा ठेले पर खाई पानी पूरी का है वो कहीं नहीं। और फिर चाहे जितना भी छोटे कपड़े पहन ले, लेकिन शादियों पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ट्रेडिशनल कपड़े ही भाते हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में हुआ रीलॉन्च एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी स्टोर। तो चलिए हम भी डालते हैं इस पर एक नजर। ट्राई सिटी में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है और हाल ही में शगन ट्रेडिशनल ज्वेलर्स ने अपने स्टोर को किया रीलॉन्च। आइए स्टोर के ओनर से इनके रीलॉन्च होने के बारे में जान लेते हैं। Relaunch our showroom. We are in this business from 14 years, and we have the traditional jewelry from all over the India, from Jaipur to Calcutta, Bombay, and also in other cities, Ahmedabad, Rajkot, and we launching our product as the brand, and we serve all over the Punjab, Haryana, Himachal, and Chandigarh and all the Tri-City. वैसे तो शादियों में अक्सर ब्राइड्स को ट्रेडिशनल अवतार में ही देखा जाता है, तो ब्राइडल ज्वेलरी के लिए क्या लेकर आए हैं ये खास? Choker sets for the bridals and kundan sets for the bridal, and we try to our collection for a briding purpose, that we complete have the tradition and also other jewelry. 99% we hope one girls who want to everything in the bridal jewelry, we have the 99% we complete that just. आजकल के टाइम में गर्ल्स यूजुअली लाइट वेट ज्वेलरी ही प्रेफर करती हैं, तो इनके पास क्या है खास गर्ल्स के लिए? वो हमारे पास लाइट पेंडेंट सेट्स हैं और लाइट अल्फ़ाबेट पेंडेंट हैं, और उसमें लाइट वेट ज्वेलरी हमारे पास गर्ल्स के लिए है। जेंट्स के लिए हमारे पास कफलिंग्स हैं, एंड आल्सो द बटन, एंड आल्सो द एंड सो मेनी ब्रोचेस फॉर द जेंट्स। सो ट्राई सिटी के लोगों के पास है इस ज्वेलरी स्टोर का ऑप्शन भी। विद कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल, दिस इज हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। इंडिया की तरह इंडिया का ट्रेडिशन और फूड भी वर्ल्ड फेमस है, तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं चेन्नई के साउथ इंडियन कलनरी एग्जीबिशन में, जहां यकीनन आप भी बहुत हंग्री फील करेंगे। खाना पीना तो हम सबको खूब भाता है, फिर चाहे वो ठेले से खाई पानी पूरी हो या फिर किसी रेस्टोरेंट का खाना, स्वाद तो हर चीज में आ ही जाता है। आइए फिर आपको एक छत के नीचे कई स्वादों को दिखाते हुए एक एग्जीबिशन में लिए चलते हैं आपको चेन्नई के साउथ इंडियन क्यूलिनरी एग्जीबिशन पर। इस एग्जीबिशन में लोगों ने कई जगहों से आकर पार्टिसिपेट किया। द मोस्ट एक्सक्लूसिव डिशेस, शो पीसेस एंड केक्स ऑन डिस्प्ले। Nearly 100 chefs from all over India took part in various category of events. भाई वाह, खाने की चीजें देखने में इतनी खूबसूरत हैं, तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होंगी ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। जरा इन केक्स पर ही गौर फरमा लीजिए। तो चलिए फिर आपको भी इस एग्जीबिशन के बारे में बता देते हैं।
Culinary Association, which is a part of the Indian Federation of Culinary Association, which in turn is a member of the World Association of Chef Societies. The main objective of such competition is to bring to uplift the standards of the food, how we are making and how we are presenting to the guests. B is to develop a friendship among the chefs, and the C is we have to grow, that is we have to go above the organization, and then we have to learn and share knowledge. You can see in any one of the displays also, you can, if you see, the chef has put in a lot of efforts to bring in the latest technologies and the new technologies which has come into the food industry. तो आप देख सकते हैं यहाँ वेडिंग केक्स की लाइन लगी हुई है। तो इन केक्स के बारे में क्या कहना था यहाँ पहुँचे शेफ का, ये सुनिए जरा। The concept behind this is a wedding cake. Wedding cake is symbolizes royalty. So we challenge every pastry chef to create one theme, and then accordingly they will have to make the wedding cake. So the wedding cake, one you can see with the seafood theme, that is various fishes and other things. One person is made with the pillow theme, he is made it. Another one is made with a dolphin and other penguins and everything is there. So such themes, it expands the horizon of thinking of every pastry chef, and then he has to make a 3-tier. 3-tier is always in that one tier will be edible, the other 2-tier is dummy. It is only the decoration part they will do it, and the cake which is there in the one this thing, we'll have to give it for tasting to the judges, and then the judges will taste whether it is according to the traditional wedding cake. That's very important. खाने का खजाना माना जाता है भारत को, कुछ ऐसा कहना था यहाँ आए शेफ का। इंडियन क्यूजिन को हमको ग्लोबली लेके जाना है। आज की तारीख में आप देखोगे तो दुनिया में काफ़ी तरह के खाने, हर मुल्क का खाना अपना होता है। इवन हिंदुस्तान के अंदर भी हर 40 किलोमीटर के ऊपर आपकी लैंग्वेज और खाने का थोड़ा जायका चेंज हो जाता है। इसी तरह से इंडिया एक बड़ी कंट्री होने की वजह से एक खाने का खजाना है इंडिया में, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है दुनिया में। दुनिया भर में इंडियन फूड को सराहा जा रहा है। आज आप कभी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको चाइनीज़ क्यूजिन के लोकप्रियता मिलेगी, उसके बाद नंबर 2 पे इंडियन क्यूजिन ही आती है। F&D के एग्जीक्यूटिव शेफ डायरेक्टर ने यहाँ पहुंचकर इंडियन कल्चर को काफी वाइब्रेंट और क्रिएटिव कहा। If you talk about India is a country which have very rich colors in their paintings, in their clothes, everything, and this is reflected also in your food, especially when it comes to pastry items. What we want to see and what is very important, that colors should be shown, but it should be original colors. So ये तो थी क्यूलिनरी एग्जीबिशन, जहां आपने देखा कई डिशेस को, और जाहिर सी बात है कि इन सभी डिशेस को देख आपका मन जरूर ललचा गया होगा, और साथ ही साथ आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज। सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं, अगर हम देश के प्रति यही प्यार और भावना बनाए रखें तो हम में पूरा साल कोई बुराई नजर नहीं आएगी। देश तो आज़ाद हो ही चुका है, बस ज़रूरत है खुद से करप्शन और ईगो को दूर फेंकने की, ताकि दुनिया भर में भारत की इंसानियत की मिसाल दी जाए। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रखिए अपना और अपनी आज़ादी का ख्याल। जय हिंद, जय भारत। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।